अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दों और आपकी समस्याओं का हल नहीं हो जाता। विस्तार न्यूज ट्रेन से यात्रा करने वाले लाखों लोगों की जिंदगी और सेहत को महफूज रखने के लिए अवैध वेंडर्स के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहा है। कैसे अवैध वेंडर्स लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पहले हमने खंडवा रेलवे जंक्शन से खबर दिखाई। आज देखिए जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन से हमारी ये खास पड़ताल। विस्तार न्यूज की विशेष मुहिम, ट्रेन में अवैध वेंडर्स का नेटवर्क, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये तस्वीरें जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन की है, जहां से रोजाना सैकड़ों लंबी दूरी की ट्रेनें गुजरती हैं। यात्रियों को भूख लगती है तो यहां खाने पीने का सामान आसानी से मिल जाता है। स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर रेलवे ने वेंडर्स भी तैनात किए हैं, लेकिन इन वैध वेंडर्स से खाना लेने के पहले भी 100 बार सोचिए। ये खाना आपको रेलवे स्टेशन से सीधे अस्पताल पहुंचा सकता है, क्योंकि ये वैध वेंडर्स पूरी सफाई के साथ अवैध कारोबार चला रहे हैं। कैसे, तो ये कार्रवाई देख लीजिए। अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और सफ़र के दौरान आप समोसे खा रहे हैं तो ये तय मान के चलिए कि आप बीमारी को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि जबलपुर में आरपीएफ और खाद्य विभाग की टीम ने अन्ना मोहल्ला में जब छापामार कार्रवाई की तो जो तस्वीरें निकल कर आई वो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे, क्योंकि इस समय मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां आरपीएफ की टीम, खाद्य विभाग की टीम छापामार कार्रवाई कर रही है। और ये देखिए, ये कढ़ाई में सब्जी रखी हुई है, 40-42 डिग्री तापमान के बीच में खुले में ये सब्जी बनाई जा रही है। ये जो तेल है ये कम से कम 10 से 12 बार इस्तेमाल होने वाला तेल है। समोसे यहाँ पर खुले में पड़े हुए हैं। किस तरह की गंदगी के बीच ये खाना बनाया जा रहा है, ये तो एक अलग लापरवाही है ही। नियम भी ये है कि जो रेलवे में खाना बंटता है उसके लिए प्रॉपर एक अलग जगह होने चाहिए। कार्रवाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरपीएफ और खाद्य विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल जवाब करूँ उसके पहले कुछ और तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जिस जगह पर ये कार्रवाई चल रही है उस जगह पर समोसे बन रहे हैं, पुलाव भी एक जगह एक अलग दूसरे कमरे में यहाँ पर बनाया जा रहा है। लेकिन उसके पहले ये समोसों की स्थिति देखिए, ये देखिए किस तरीके से खुले में यहाँ पर समोसे रखे हुए हैं। यहाँ की तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये बड़ी संख्या में यहाँ पर समोसे रखे हुए हैं। ये तो मुझे 4, 10, 12 समोसे एक प्लेट में दिख रहा है, लेकिन इस तरह के ये जो खड्डा है, ये खड्डे के ऊपर ये समोसे सुखाया जा रहा है, फिर इन्हें तला जाएगा और फिर इन्हें बांट दिया जाएगा 10 रुपए 15 रुपए के पैकेट के हिसाब से। वैध वेंडर्स के लिए रेलवे स्टेशन पर ही खाने का सामान बनाने के लिए कैंटीन है, लेकिन कई गिरोह ऐसे हैं जो बाहर घटिया क्वालिटी का सामान बनाकर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को बेच रहे हैं। आरपीएफ की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये नाकाफी नजर आती है। इस समय मैं जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। आरपीएफ जो लगातार सक्रिय है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई करती है, उनके अवैध वेंडर्स की जांच पड़ताल की जा रही है। जैसे इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 जो वेंडर्स हैं, कैसे आप पहचानें, कैसे एक आम यात्री पहचाने कि जिस वेंडर से वो खाना खरीद रहे हैं, पेय पदार्थ खरीद रहे हैं, वो असली है या नकली। इस बात की जांच पड़ताल होती है उनके आईडी कार्ड से। दरअसल इस समय जो कार्रवाई चल रही है उसमें आप देख सकते हैं कि इन वेंडर्स के पास जो कार्ड होता है उस कार्ड की यहाँ पर चेक की जा रही है। अच्छी बात यह है कि इस कार्ड में आपको एक स्कैन मिलेगा। उस स्कैनर के जरिए जो पुलिसकर्मी होते हैं आरपीएफ के, वो उसे स्कैन करते हैं और जैसे ही स्कैन करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल उनके सामने आ जाती है, यानी कि ये मालूम चल जाता है कि वो असली है या नकली। इससे इन पर लगाम की जा रही है और कैसा अभियान चलाया जाता है। अभी जो है आरपीएफ और कमर्शियल विभाग दोनों इसके लिए सक्रिय हैं और ख़ास तौर पे इनमें जब इनको टेंडर मिलता है तो कई तरह की शर्तें इन पे लगाई जाती है और असल में उद्देश्य ये होता है कि इन शर्तों का पालन कराया जाए। जैसे कि प्लेटफॉर्म पे बेचने वाले वेंडर्स का कार्ड अलग रहता है, स्टॉल पे बेचने वालों का अलग रहता है। न केवल प्लेटफॉर्म पर अवैध वेंडर्स का कब्जा है, बल्कि ट्रेन के अंदर भी इनका आतंक नजर आता है और ये बात पेंट्री कार के कर्मचारियों के साथ बातचीत में सामने आई है। एक बड़ी समस्या है। देखिए, आप भी यात्रा करते होंगे, जब कभी खाना खाने खाते, अवैध वेंडर्स एक बड़ा सरदर्द है। कैसे पहचानते हो आप, कैसे दो, क्योंकि इनकी तो ड्यूटी है, लेकिन ड्यूटी एक आपकी भी बनती है। जी, ऐसे है कि अब तो अवैध वेंडर कुछ ऐसे हैं कि जो हम लोग की वर्दी है, ये वर्दी भी खरीद कर ले रहे हैं, उसमें चले जाते हैं।
तो हम लोग अपने वेंडर से उनको जब चेहरे देखते हैं तो हम लोग को मालूम होता है कि ये अवैध वेंडर हैं। और कुछ अवैध वेंडर में अब जैसे इधर जा रहे हैं तो सतना उतना के साइड लेडीज आती हैं, तो उनसे हम लोग बात नहीं कर पाते, इसलिए कि कुछ ज़्यादा बोल देती हैं अपने को। विवाद की स्थिति बनती है। जी, जब बात अवैध वेंडर्स की हो रही है तो सबसे अहम कड़ी है रोजाना लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लाखों यात्री, जिनकी सेहत पर अवैध वेंडर्स सीधा हमला करते हैं। और अब हम यहाँ पर यात्रियों से बात करेंगे। आ रहे हैं भाई साहब आप लोग? भाई मुंबई से आ रहे हैं। हाँ बड़ा भाई, लंबा सफर है, खान पान को लेकर कैसे आप लोग एडजस्ट करते होंगे? क्या करते हैं, सब जैसे भी एडजस्ट करना पड़ रहा है। गर्म पानी, ठंडा पानी, खाना जो है अपना सब लेके चलना पड़ रहा है, और क्या है। अच्छा, खाना ठीक रेट पे मिल जाता है या फिर? रेट पे मिलता है, बाकी पब्लिक अपना कुछ लेके भी चलते हैं, जैसे जिसकी सुविधा है। अच्छा, अवैध वेंडर जो घूमते रहते होंगे यहाँ पर, कोई चाय लेके आता होगा, कोई आता है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठते होंगे कि पैसा भी दे रहे हैं और खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा। वो बहुत तरीके का सवाल उठता है, लेकिन क्या कीजिएगा, सबका अपना अपना रोजी रोटी करता है। मजबूरी है आप लोगों की खाने की। हाँ, मजबूरी है, नहीं खाएगा तो मत खाओ। कार्रवाई जारी है, लेकिन अवैध वेंडर्स का नेटवर्क आरपीएफ से ज्यादा तगड़ा नजर आता है, जो रेलवे की आंखों में धूल झोंककर यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। जरूरत रेलवे और आरपीएफ को ज्यादा मुस्तैद होने के साथ साथ यात्रियों को जागरूक होने की भी है, ताकि सफर और जिंदगी दोनों सुरक्षित रहे। विस्तार न्यूज के लिए दुर्गेश साहू की रिपोर्ट। रेलवे वेंडर्स को कई तरह से पास जारी करता है, जिसके जरिए तय होता है कि वो स्टॉल लगाकर या प्लेटफॉर्म पर सामान बेच सकते हैं। लेकिन आपको आई कार्ड देखकर निश्चिंत नहीं होना है, क्योंकि अवैध वेंडर्स ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। देखिए कटनी रेलवे स्टेशन से हमारी ये खास खबर। ये तस्वीरें कटनी रेलवे स्टेशन की हैं, जहां दो वेंडर्स ट्रेन में बेडशीट और चादर बेचते हुए पकड़ाए हैं। इनके पास आईडी कार्ड भी है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये फर्जी है। हूबहू रेलवे से जारी होने वाले कार्ड की तरह ही इन्हें डिजाइन किया गया है। एक बार तो रेलवे के अधिकारी भी चकमा खा गए, तो आम यात्री कैसे इन अवैध वेंडर्स को पहचान सकते हैं? कटनी रेलवे स्टेशन पर फर्जी वेंडरों को पकड़ा गया है, जो ट्रेनों पर सामानों की सप्लाई करते थे। बाकायदा जिस तरह से एक लाइसेंसी वेंडर काम करते हैं, उसी तरह से ये वेंडर जो हैं वह काम कर रहे थे। इनके पास से रेलवे के पास और रेलवे के आईडी कार्ड तक बरामद किए गए हैं, और ये चादर जो होते हैं वह ट्रेनों पर बेचने का काम कर रहे थे। कब से ऐसा काम कर रहे हैं आप लोग? ये फर्जी लगभग ये हुए हैं 12-13 दिन हो गए हैं, 12-13 दिन। तो क्या बेच रहे हैं आप लोग? बेडशीट, चादर। कहाँ से आप लोगों ने पास बनवाए हैं? हमने हमारा सेठ बनवाया, हमने नहीं बनवाया, सेठ हमारा बनवाया है। कौन सेठ है आप लोग? प्रदीप साहू। कहाँ के हैं ये? जबलपुर। ऐसे कितने लोग हैं आप लोग के साथ? 8 लोग। 8 लोग, सब यही काम कर रहे हैं। ये रेलवे की रूटीन प्रक्रिया है, हम लोग इसी तरह काम करते हैं। और ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसको हमने चेक किया। चेक के दौरान ये पाया गया कि ये रेलवे का ओरिजिनल जो पास रेलवे देती है, उसको पास को इन लोग कलर स्कैन करके चलते हैं, जिस पे हम लोग रेल विभाग पूरी तरह से, वाणिज्य विभाग इस पे शिकंजा कसा हुआ है। आज इसी तारतम्य में मैंने 2 पकड़ा। यानी आईडी कार्ड का तो तोड़ भी अवैध वेंडर्स ने निकाल लिया है। ये महज 1 या 2 नहीं, बल्कि इनका पूरा गिरोह सक्रिय है, जो अलग अलग रेलवे स्टेशन पर अपना कारोबार कर रहा है। अब देखना होगा कि रेलवे कैसे इन अवैध वेंडर्स के चक्रव्यूह को भेदता है। विस्तार न्यूज के लिए यश खरे की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से अवैध वेंडर्स आरपीएफ और रेलवे की आंख में धूल झोंक रहे हैं। अब ज़रूरत है सख्त कदम उठाने की, ताकि अवैध वेंडर्स लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने से पहले कई दफ़ा सोचें, और ये तभी होगा जब सख्ती के साथ लगातार कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के शक्ति की। यहाँ जैजैपुर में 15 साल बने खिलाड़ियों के लिए मिनी स्टेडियम जो बनाया गया था, लेकिन ये स्टेडियम जिम्मेदारों की लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। यहाँ युवाओं को खेलना चाहिए, वहाँ अब मवेशी घूम रहे हैं और शराबी अपनी महफिलें सजा रहे हैं। देखिए सिस्टम की लापरवाही को उजागर करती हमारी ये खास रिपोर्ट। जब स्टेडियम ही बना गौठान, खिलाड़ी कैसे बने धोनी और पठान। गाय पूरे मजे से घूम रही है, चारा भी मिलता है और सुकून भी।
लेकिन ये गौठान नहीं बल्कि सक्ती के जयपुर में 15 साल पहले बना स्टेडियम है। खिलाड़ियों का भविष्य रोशन करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये स्टेडियम शराब प्रेमियों की शाम को रोशन कर रहा है। खंडहर होता जा रहा ये स्टेडियम शराबियों का अड्डा बन गया है। और ये हम नहीं कहते, बल्कि यहाँ बिखरी पड़ी शराब की बोतलें और खाली डिस्पोजल बताते हैं। हालात ऐसे हैं कि कोई खेलने तो दूर, यहाँ भटकने के लिए भी तैयार नहीं है। हर तरफ बदहाली नजर आती है। स्टेडियम में लापरवाही का खेल। 2006-2007 में हुआ स्टेडियम का निर्माण। 25 लाख रुपए की लागत से इस स्टेडियम को बनाया गया था। आज तक एक खेल का आयोजन इस स्टेडियम में नहीं हुआ। देखरेख के अभाव में ये खंडहर हो रहा है। ठेकेदार ने अभी तक हैंडओवर नहीं किया है। खिलाड़ी जैसे तैसे कर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये स्टेडियम उनके जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है, क्योंकि वो 15 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं। 15 साल से बने स्टेडियम जो अभी पूरा ढंग से पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, जेमा यहाँ के युवा मल्ला, यहाँ के अगल बगल के बच्चा मल्ला खेल भावना जो होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, जो खेलते जो एक स्टेडियम में रहकर, एक मैदान में रहकर, वो नहीं मिल पाता है। और यहाँ हम लोग को स्टेडियम की कमी पड़ती है। अगर यदि हम लोग के पास स्टेडियम हो जाता तो हमें खेल कूद के अवसर हम लोग को प्रदान मिलता, जिससे कि हम लोग कुछ अच्छा कर सकते। हमारे जो स्टेडियम के हालत देख रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय जनक लग रही है हम जैसे युवाओं के लिए। अगर इस सुविधा को अगर हमारे नगर पंचायत अगर इस सुविधा को कर पाते तो हमारे युवाओं के लिए, आगे हमारे बच्चों, आगे हमारे और साथियों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होता। विस्तार न्यूज ने खिलाड़ियों के दर्द को जिम्मेदारों के सामने रखा तो अधिकारियों के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष जल्द ही इसके जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं। स्टेडियम का जीर्णोद्धार हमारी पहली प्राथमिकता है और हमने शासन को प्रस्ताव बना करके भेजे हैं, एस्टीमेट बना करके भेजे हैं। और चूंकि अभी आचार संहिता लगी है और आचार संहिता जैसे हटेगी उस पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ। ये ग्राम पंचायत कालीन में निर्मित हुआ है और इसको अभी तक विधिवत हमको हैंड ओवर नहीं किया गया है। इस संबंध में ज़्यादा तो जानकारी नहीं है। एक्चुअली ये जनपद कालीन में बना हुआ है, तो जनपद से पूछा जाना ज़्यादा उचित होगा। उसको सर अभी हैंड ओवर लेके उसकी मरम्मत वगैरह कुछ किया जा सकता है क्या नगर पंचायत? हाँ, हमको जैसे हैंड ओवर होता है तो हम उसका फिर से मूल्यांकन करेंगे और उसके हिसाब से प्राक्कलन बनाकर शासन को देंगे। उम्मीद है कि जल्द ही अब ये खिलाड़ियों के काम आएगा, लेकिन 15 साल का लंबा वक्त स्टेडियम बना भी लेकिन काम नहीं आया, लिहाजा इसे लापरवाही के अलावा कोई और नाम देना ठीक नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ सरकारी पैसों की बर्बादी हुई है तो दूसरी तरफ खिलाड़ियों का भविष्य भी चौपट हुआ है। मिनी स्टेडियम का निर्माण जो है 2006-07 में कराया गया था और 15 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह स्टेडियम जो है अधूरा पड़ा हुआ है। हालांकि नगर पंचायत अध्यक्ष सोनसाई देवांगन ने इनके जीर्णोद्धार के लिए नए सिरे से प्रस्ताव शासन को भेजने की बात कही है। बहरहाल अब देखना होगा कि यहाँ के खिलाड़ियों को इस स्टेडियम का लाभ कब तक मिल पाता है। परदेसी खूंटे, विस्तार न्यूज। उधर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में कई गांव धूल की वजह से मुश्किल में हैं। गिट्टी क्रेशर से उड़ने वाली धूल लोगों को बीमार कर रही है, जिंदगी में जहर घोल रही है। नियमों और लोगों की जिंदगी को ताक पर रखकर खनन माफिया क्रशर चला रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार शिकायतों का इंतजार ही कर रहे हैं। विकास की ये इबारत बलरामपुर के राजपुर इलाके में विनाश की कहानी बन रही है। गिट्टी क्रैशर से उड़ रही धूल जिंदगी में जहर घोल रही है। 24 घंटे उड़ता धूल का गुबार जिंदगी को नर्क बनाने पर आमादा है। ग्रामीण बेबस है और प्रशासन शायद इन खनन माफियाओं के आगे लाचार है। हालात कितने मुश्किल हैं जरा इन तस्वीरों से देख लीजिए। मकान पूरी तरह धूल से ढक चुके हैं। घर हो या बाहर धूल ही धूल नजर आती है। खाने पीने के सामान में भी धूल नजर आ रही है। कपड़े धूल से भर जाते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां धूल नजर न आती हो।
हमके परेशानी है एकदम क्रेशर का धुंधरा खाना में आथे कपड़ा में आथे सोए घिन खाना खाए घिन हर घड़ी धुंधरा बालू एकदम परेशानी सर्दी बुखार बहुत तकलीफ में है हमन। इन लोग जब शाम को चलाते हैं प्लांट तो ऐसा लगता है कि कहीं जो बारिश जो होता है ना धूल का इस प्रकार से बारिश होता है और सब लोग परेशान हैं इससे। उन लोग को माना करने से भी नहीं मानते हैं, जाने के पर आधा घंटा एक घंटा बंद करेंगे उसके बाद फिर से चालू कर देते हैं। लोगों की बातों में दर्द साफ दिखाई देता है। गांव के ऐसे ही एक किचन में जाकर देखा तो तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, क्योंकि खाने पीने का सामान भी सुरक्षित नहीं है। प्रियंका है हमारे साथ और इनका किचन है। ये बताइए किस तरीके से धूल में परेशान होते हैं आप? बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बर्तन सब में पड़ता है, ये सब में पूरा डस्ट है, खाना पीना में है पूरा, हमेशा पोताई करना पड़ता है डेली। तो ये जो देख रहे हैं ये जो बर्तन है हाँ। इसमें भी धूल जम जाता है? हाँ, डेली धोना पड़ता है। और आइए हम आपको इधर दिखाते हैं, इनका जो किचन है ये देखिए यहाँ पे क्या स्थिति रहता है। बहुत ज़्यादा डस्ट गिरता है, खाना पीना में सब में पड़ता है। तो ये जो आप जैसे चावल इसमें अभी रखे हैं, चावल ऐसे खुला है तब तो इसमें भी डस्ट पड़ जाता है? हाँ, उसमें भी पड़ जाता है, 2-3 बार धोना पड़ता है। धीरे धीरे ये धूल जहर बनकर लोगों की जिंदगी तबाह कर रही है। लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। खांसी और सांस की बीमारी इन गांवों में अब आम बात हो चुकी है। अब तो लोगों के फेफड़े भी कमजोर होने लगे हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत जा रहा है। पूरा छाती में डस्ट जम गया था तो डॉक्टर बोला वहाँ का आदमी ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे। इतना ही नहीं, खनन माफिया बेतरतीब खुदाई के लिए खदानों में ब्लास्टिंग कर लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। ब्लास्टिंग के उड़कर बड़े बड़े पत्थर घरों तक पहुंच जाते हैं, जिससे हमेशा घायल होने का खतरा ग्रामीणों को सताता रहता है। सर, अब खदान में ब्लास्ट होता है तो बड़ा बड़ा पत्थर आता है, आंगन में गिरता है, छानी में गिरता है। और एक बार तो हम लोग मतलब वहीं पर खड़ा थे तो 4 जन के बीच में गिरा था बहुत बड़ा पत्थर। वहाँ पर 4 जन बीच में थे, वो तो शायद हम लोग के ऊपर नहीं गिरा, बहुत बड़ा था, नहीं तो वहीं पर रह जाते हम लोग। ये तस्वीरें महज बानगी हैं। जिले के दर्जन गांव में कमोवेश यही हालात है, क्योंकि 1 या 2 नहीं बल्कि 28 गिट्टी के क्रशर जिले में चल रहे हैं। क्रशर से उड़ने वाली धूल से बीमार हो रहे लोग, खदानों की वजह से 400 फीट नीचे पहुंचा जल स्तर, बिना बाउंड्री वॉल के 200 से 250 फीट गहरी खदान, यूपी, बिहार और झारखंड तक गिट्टी की सप्लाई। ऐसा नहीं है कि क्रशर संचालकों के लिए कोई नियम नहीं, नियम है, लेकिन खनन माफिया नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रही हैं। क्या है क्रशर संचालकों के नियम? क्रशर और खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य करवाया जाए, धूल ना निकले इसके लिए क्रशर के हॉपर में पानी डाला जाना चाहिए, क्रशर की गिट्टी चलनी बंद होना चाहिए ताकि धूल ना उड़े, प्रदूषण कम करने के लिए पौधारोपण किया जाना चाहिए। नियम है लेकिन पालन होता कहीं दिखाई नहीं देता। हालांकि अधिकारी हर बार की तरह शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात दोहरा रहे हैं। इसको दोबारा से हम राजपुर ब्लॉक में हम चेक कराएंगे और जो स्पेसिफिक गांव संज्ञान में लाया गया है अभी एसडीएम को बता देंगे, एक बार चेक कर लेंगे और अगर इस प्रकार के अगर काम किए जा रहे हों तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई शीघ्रता से कर लेंगे। अब देखना होगा कि अधिकारियों के आश्वासन जमीन पर कब दिखाई देंगे, कब ये क्रशर बंद होंगे, क्योंकि ये नियमों की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, हजारों लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। उम्मीद है कि विस्तार न्यूज का ये स्टोरी देखने के बाद जो अधिकारी है, जो जिम्मेदार है, वो जागेंगे और कार्रवाई करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। मगर क्या आप बिना बिजली के ज़िंदगी की कल्पना कर सकते हैं? कुछ घंटे ही बिजली चली जाती है तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन रायसेन से महज 5 किलोमीटर दूर ऐसा गांव है जहां आज तक बिजली ही नहीं पहुंची। जिंदगी बेबस है और शायद जिम्मेदार गांव वालों की पीड़ा को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। जिंदगी से कब दूर होगा अंधकार? सोया सिस्टम कब जागेंगे जिम्मेदार? कब होगा बिजली का सपना साकार?
विस्तार न्यूज की टीम उस गांव में पहुंची जो आज तक अंधकार में है। बिजली यहां उस सपने की तरह है जो अब तक पूरा नहीं हुआ। इस भीषण गर्मी में अगर आपके घर की थोड़ी देर के लिए भी लाइट चली जाती है तो आपका क्या हाल होता है, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आज भी मध्य प्रदेश के कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों को आज तक बिजली नसीब नहीं हुई है। जी हां, रायसेन से महज 5 किलोमीटर दूर इस बदनसीब गांव का नाम है पीपल खेड़ा। बदनसीब इसलिए क्योंकि आज तक इन ग्रामीणों की शाम कभी रोशन नहीं हुई। कई पीढ़ियां बिजली की चाह में ही गुजर गईं और अंधेरा किस्मत बनकर इनके साथ चल रहा है। 40-50 सालें हुई हमें, लाइट नहीं है यहाँ पे। गर्मी के मारे बेचैनी होती है, बच्चे भी अनपढ़ रह गए, पढ़ नहीं पाते। रात में काफ़ी दिक्कत आती है, यहाँ तक के जानवरों का भी वो चल रहा है, उसके बाद भी कोई वो नहीं है यहाँ पे। ये समस्या छोटी नहीं है, इसके पीछे बेतहाशा परेशानियां हैं, दर्द है, पीड़ा है, क्योंकि लाइट के बिना आसान जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। बच्चे पढ़ नहीं पाते, लाइट के बिना पानी नहीं है, आटा पिसाने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है और रात के अंधेरे में जानवरों का खतरा भी मंडराता रहता है, क्योंकि आसपास जंगल है। और बच्चों को पानी भी नहीं मिल रहा, लाइट भी नहीं है, रास्ते की जाने आने की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और ऐसे ही फिरते रहे थे मैं तो। रात में अंधेरा हो जाता गाँव। रात में अंधेरा हो जाए, जी जानवर कछु भी घुस जाए। भीषण गर्मी, तेज धूप झुलसाती है, लेकिन बगैर पंखे और कूलर के जिंदगी बितानी पड़ रही है। भर दोपहरी में पेड़ ही इनका सहारा नजर आते हैं, जिनके नीचे बैठकर बुजुर्ग अपनी बाकी की जिंदगी गुजार रहे हैं। पथराई आंखों में जिंदगी भर का दर्द है तो कांपती आवाज में अपने बच्चों के भविष्य की चिंता। काका ने साहब, ये तो पेड़ कर वो है, पेड़ कर रहा है। आपकी तो कट गई। कट गई हमारी। फिर मोड़ी जाने बूढ़े ही होगा साहब, लाट ही नहीं देखी, बच्चे भी परेशान है। अंधेरे में कीड़ा पटिंगा बरबूटा हीटे हैं तो कैसे देखें? अब आगे कहाँ से बाहर, लकड़ी जंगल में जानवर आ गया, लकड़ियाँ की पड़े। गांव में पेड़ के नीचे लटका एक फ्यूज बल्ब सिस्टम को चढ़ाता है, क्योंकि ये बल्ब बच्चों के खेल खेल में लटकाया गया है। ये बताता है कि उनके लिए बिजली चांद की तरह है, जो दिखता तो है लेकिन हाथ नहीं आता। अब सवाल यही है कि अधिकारी इस बात को कब समझेंगे। जब हमने जिम्मेदारों से बात की तो थोड़ी राहत मिली और पता चला कि वो इस गांव के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर पीपल खेड़ा में लाइट के लिए सभी टेंडर भी हो चुके हैं और ट्रांसफार्मर एमपीवी के माध्यम से ही रखा के काम शुरू होना था, जो कि लंबे थे, उसे जाती शीघ्र वहाँ पर चालू करवाएंगे। एमपीवी में भी हमने निर्देश दिए हैं। जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर नगर पालिका की सीमा में शामिल गांव तक बिजली न पहुंचना सिस्टम पर सवाल खड़े करता है, जिम्मेदारों की लापरवाही बताता है, जनप्रतिनिधियों की संवेदनशीलता दिखाता है। लेकिन शायद सिस्टम की डिक्शनरी में शर्म जैसा कोई शब्द ही नहीं है। अगर होता तो शायद पीपल खेड़ा के 80 से ज्यादा परिवारों की जिंदगी में अंधेरा ना होता। विस्तार न्यूज के लिए विजय सिंह राठौर की रिपोर्ट। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।